हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं अनिल विश्वकर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन का पार्ट 2। फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड टिल नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो that is of chapter 2 solution, then please click on the link given in the description box of this video. Okay friends, and we will discuss in this video especially what are colligative properties of solution and what are different examples associated with colligative properties. After that, factors affecting vapor pressures and what is Raoult's law and what are important derivation based on Raoult's law or relative lowering of vapor pressure. After that, important numerical we will attempt in this video. तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय नहीं लगते ये आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, सॉल्यूशन के पार्ट 2 में स्पेशली फ्रेंड मैं इमेज पहले एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, उस डायग्राम को देखेंगे, समझेंगे, उससे टॉपिक जो है बखूबी आपको समझ में आने लगेंगे, आसान लगेगा। और व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये आपको समझ में आ जाएगा। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है इसको हिंदी में बोला जाता है अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्या मतलब ऐसा प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता हो, नॉट ऑन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वह कहलाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर का स्पेशली स्टडी करेंगे। दैट आर एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं, इस डायग्राम को समझिए। इस डायग्राम के बेस पर ये सारे कॉन्सेप्ट बखूबी आपको समझ में आने लगेंगे। देखिए फ्रेंड, जैसे मान लीजिए मैंने दो बर्तन ले लिया है ना फ्रेंड, और दोनों बर्तन क्या है, लेबलेड हैं। लेबलेड होना मतलब एक निश्चित वॉल्यूम तक, एक निश्चित क्वांटिटी की इसमें क्या लिया जाएगा, वाटर मान लीजिए मैंने ले लिया। क्या ले लिया फ्रेंड्स, वाटर ले लिया। दोनों बर्तन क्या है, वे लेबलेड हैं। एक निश्चित वॉल्यूम तक, मान लीजिए यहाँ तक मैंने क्या किया, इसमें वाटर ले लिया दोनों में। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने वाटर विद डायग्राम यहाँ पर बना करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए, और यहाँ पर सिर्फ मैं पानी ले रहा हूँ फ्रेंड, इस वजह से इसको बोला जाएगा प्योर सॉल्वेंट। क्या बोला जाएगा फ्रेंड, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड, शुगर सोल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं फ्रेंड, शुगर का मान लीजिए सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, या मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देता हूँ फ्रेंड, क्योंकि डिस्क्रिप्शन करने में सॉल्यूशन वर्ड बार बार आएगा। तो सॉल्यूशन के रूप में मैंने यहाँ पे क्या लिया फ्रेंड, मान लीजिए शुगर और वाटर दोनों लिया है। ठीक है फ्रेंड, मैं सॉल्यूशन बस लिख दे रहा हूँ, दैट इज सफिशिएंट। और यहाँ पर मान लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले पानी भर दिया एक निश्चित वॉल्यूम तक जो लेबलेड है, यहाँ तक मैंने वाटर ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, वाटर लेने के बाद इसके ऊपर मान लीजिए मैंने शुगर एंटर करा दिया। क्या डाल दिया फ्रेंड, शुगर। शुगर के पार्टिकल मान लीजिए जगह जगह इसमें वितरित हो गए। ठीक है फ्रेंड, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर क्या डाला फ्रेंड, शुगर डाला। क्या डाला, शुगर। सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पर क्या डाला, शुगर। तो शुगर के बारे में आप जानते हैं फ्रेंड्स, यदि इसको गर्म किया जाएगा तो पानी का तो भाप बन जाएगा, लेकिन शुगर के पार्टिकल का भाप नहीं बनेगा, जिसकी वजह से इसे क्या बोला जाएगा, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्या बोला जाएगा फ्रेंड, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल मतलब अवाष्पशील जो सोल्यूट होगा, मतलब जिसका भाप नहीं बनने पाएगा, वह है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। मतलब कहने का मतलब ये फ्रेंड्स, इसमें भी पानी है लेकिन इसके साथ ही साथ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया गया है, जिसकी वजह से सोल्यूशन बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं फ्रेंड क्या किया जाता है। मान लीजिए फ्रेंड्स, इसको मैं गर्म करता हूँ। क्या करता हूँ, गर्म करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए मैंने इसको गर्म करना चालू किया। ठीक है, ये, और इसको भी गर्म करना चालू किया। तो जब मैं फ्रेंड इसको गर्म करना चालू करूंगा तो आप जानते हैं कि धीरे 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 क्या होगी, हीट एनर्जी बॉटम से धीरे धीरे सारे पार्टिकल को मिलने लगेगी। धीरे 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 क्या होंगे, जितने भी वाटर पार्टिकल हैं, है ना, या जो भी पार्टिकल इसमें मौजूद हैं, वो क्या करेंगे, हीट एनर्जी को बॉटम से लेकर के दूसरे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करते चले जाएंगे, जिससे धीरे 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 इनका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते 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 मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते बढ़े जी, पहले शुरू में 0 डिग्री मान लीजिए था, सपोज कर लीजिए टेम्परेचर आपने इसको गर्म करना, सॉरी 0 डिग्री बोलना गलत होगा, मैंने इसको जब गर्म करना चालू किया फ्रेंड, तो धीरे 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 मान लीजिए कितने पहुंच गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंच गया। कितने पहुंच गया फ्रेंड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया। और इसका भी
टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। दोनों को एक साथ गर्म कर रहे हैं, दोनों में वॉल्यूम जो है सॉल्वेंट का इक्वल है, दोनों को गर्म करना कंटिन्यूसली जारी रखे हैं, तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो आप जानते हैं फ्रेंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी क्या करता है, बॉयल करने लगता है। जब बॉयल करेगा तो इससे क्या होगा फ्रेंड कि वाटर पार्टिकल भाप बन करके निकलेंगे, वाटर पार्टिकल क्या होंगे, भाप बन के निकलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर भी भाप बन के निकलेंगे लेकिन कम निकलेंगे फ्रेंड्स, क्या निकलेंगे, कम निकलेंगे, उनकी संख्या क्या होगी फ्रेंड, कम होगी। बोलिए क्यों, क्योंकि यहां पर आपने शुगर भी डाल दिया जिससे सोल्यूशन थोड़ा कंसंट्रेटेड हो गया है। और ये जो आपको फ्री सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है, जैसे पानी का है तो यहाँ बीच बीच में शक्कर के पार्टिकल आ जाते हैं, यहाँ पानी है तो फिर बीच बीच में शक्कर के पार्टिकल आ जाते हैं, वाटर पार्टिकल फिर शुगर के पार्टिकल, फिर वाटर पार्टिकल फिर शुगर के पार्टिकल, वाटर पार्टिकल फिर शुगर के पार्टिकल। तो कहने का मतलब है जो निकलने का रास्ता है ना, पानी के भाप बन के ऊपर जाने का जो रास्ता है यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, और ये डाइल्यूट है और ये कंसंट्रेटेड है, जिसकी वजह से यहाँ वेपर पार्टिकल ज़्यादा निकलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जो प्रोसेस हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, इवापोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। और फ्रेंड्स मान लीजिए हम इसके ऊपर क्या करते हैं, ढक्कन लगा देते हैं। मान लीजिए इसको हम क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं। सपोज कर लीजिए हमने इसको ढक दिया, इसको भी ढक दिया। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों को ढक दिया तो क्या होगा कि भाप के पार्टिकल जो वेपर पार्टिकल है, ये फ्रेंड क्या है, वेपर पार्टिकल। ठीक है, ये बढ़ते 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 क्या होंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे और उसके बाद टकरा करके नीचे की तरफ आना चालू करेंगे। टकरा के क्या आना चालू करेंगे, नीचे, क्योंकि जब ये ऊपर जाएंगे फ्रेंड, ऐसे ऊपर पहुंचते चले जाएंगे, ऊपर पहुंचते जाएंगे, तो उसके बाद ये क्या करेंगे, बूंदों के रूप में वेपर जो पार्टिकल है बूंदों के रूप में चेंज होकर के नीचे आकर के टप टप करके गिरने लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जब वेपर पार्टिकल वाटर ड्रॉप में चेंज हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं फ्रेंड, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। तो ये जब दोनों मिल जाता है फ्रेंड तब हमारा होता है डिस्टिलेशन। क्या होता है फ्रेंड, डिस्टिलेशन। तो मतलब यहाँ डिस्टिलेशन प्रोसेस होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी वही काम होगा, ये भाप के पार्टिकल ऊपर जाएंगे और फिर ऊपर जा करके नीचे गिरना चालू करेंगे। तो जब नीचे गिरना चालू करेंगे फ्रेंड तो सिंपल सी बात है कि जो वाटर लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा। क्या पड़ेगा फ्रेंड, प्रेशर पड़ेगा। तो जरा सोचिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है और यहाँ पर प्रेशर क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा। क्योंकि पार्टिकल कम है तो सिंपल सी बात है इनके ऊपर जो प्रेशर डाला जाएगा वह क्या होगा, इसकी रिलेशन में कम होगा। यहाँ पर मान लीजिए ज़्यादा पार्टिकल है तो ये ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक है, वाटर लेवल पर यहाँ पर भाप के पार्टिकल के द्वारा वेपर पार्टिकल के द्वारा जो प्रेशर डाला जा रहा है वह ग्रेटर है देन हियर, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्रेशर है वह क्या है फ्रेंड, थोड़ा सा कम है। यहाँ बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो है ये रिलेटिवली ग्रेटर है देन दिस। मतलब प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है सोल्यूशन के। और ये क्यों हुआ फ्रेंड्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यदि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं होता तो ऐसा कोई झंझट होता ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कुछ इसके फेनामेना। देखिए फ्रेंड, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहले इस टॉपिक को समझते हैं, व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है फ्रेंड्स, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, यदि प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन को गौर से देखा जाए तो भाप के पार्टिकल यहाँ पे ज़्यादा बने हैं और यहाँ वेपर पार्टिकल ज़्यादा बने हैं, जिसकी वजह से जब ये रिटर्न बैक होते हैं तो वाटर लेवल पे जो प्रेशर डाला जा रहा है यहाँ पर सोल्यूशन में कम डाला जा रहा है और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा डाला जा रहा है। मतलब वेपर प्रेशर इज ग्रेटर इन प्योर सॉल्वेंट, है ना, समझ आ रहा फ्रेंड। और यदि सोल्यूशन के केस में देखा जाए तो वेपर प्रेशर क्या पाई जा रही है, कम पाई जा रही है। तो यदि दोनों के बीच में कंपेयर किया जाए, वेपर प्रेशर के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो यही क्या कहलाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब एक दूसरे के रिलेशन में, है ना, जैसे प्योर सॉल्वेंट के रिलेशन में सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर वो क्या हो जा रहा है, डाउन हो जा रहा है, स्लो हो जा रहा है, लोअर हो जा रहा है। इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके बाद दूसरा फ्रेंड देखते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी होना। तो फ्रेंड जरा सोचिए कि यहाँ 100 डिग्री पे तो इतने वेपर पार्टिकल निकले और यहाँ पर 100 डिग्री पे कम निकले, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सोल्यूशन में भी
वेपर प्रेशर उतना ही पड़े या भाप की पार्टिकल उतना ही निकले जितना कि प्योर सॉल्वेंट में निकला है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। मान लीजिए फ्रेंड हमने इसका टेम्परेचर 130 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, 30 डिग्री मान लीजिए बढ़ा देते हैं, तो 30 डिग्री जब फ्रेंड हम जब बढ़ा देते हैं तो इसमें वेपर पार्टिकल की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो उसके द्वारा डाला गया प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है फ्रेंड, जो वेपर प्रेशर में जो डिफरेंस था उसको इक्वल करने के लिए हमको बॉइलिंग पॉइंट में क्या करना पड़ा, बढ़ोतरी करना पड़ा, 30 डिग्री क्या करना पड़ा, बढ़ोतरी करना पड़ा। ठीक है फ्रेंड, यही कहलाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी। और तीसरा फ्रेंड क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्या होता है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जरा सोचिए फ्रेंड्स, अब इमेजिन करिए कि मान लीजिए हमने प्योर सॉल्वेंट लिया और सॉल्यूशन लिया, दोनों की क्वांटिटी सेम है, दोनों को ले जाकर हमने फ्रीजर में रख दिया, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसको भी दिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसको भी दिया, तो फ्रेंड क्या होगा कि जरा सोचिए क्या होगा कि जैसे फ्रीजर हमने रखा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होने लगेगा। क्या होगा फ्रेंड, इसका टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। डाउन होते होते फ्रेंड मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा, किस पे पहुंचा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका भी टेम्परेचर डाउन होते होते मान लीजिए फ्रेंड किस पे पहुंचा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखते हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट है ये जल्दी ही सॉलिड में चेंज हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन सोल्यूशन अभी भी पूरी तरह से सॉलिड नहीं बना है। अर्थात फ्रेंड्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या हुआ, आइस में चेंज हो गया, ये सॉलिड बन गया, है ना फ्रेंड, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड बन गया। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ, हमको टेम्परेचर मतलब उसको कुछ देर तक और रखना पड़ा ताकि उसका टेम्परेचर घटते 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 0 डिग्री से घटते घटते मान लीजिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाए। जब -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रेंड आ जाता है तब वो जाकर के सॉलिड में ट्रांसफॉर्म होता है। क्या होता है फ्रेंड, सॉलिड में ट्रांसफॉर्म होता है। अर्थात हम देख सकते हैं कि 0 से भी इसका टेम्परेचर कम हो गया, अर्थात जो फ्रीजिंग पॉइंट थी उसमें कमी आ गई, इसी बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम चौथी फेनामेना देखते हैं जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है इसको समझ लेते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले हम फ्रेंड देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, क्योंकि ऑस्मोसिस नहीं समझेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी नहीं समझ में आएगा। आई थिंक फ्रेंड्स ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपने डिस्टिलेशन क्या होता है, इवापोरेशन, कंडेंसेशन भी देखा, और साथ ही साथ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ये सब आपने देखा। एक बच्चा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एक चीज और, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर को बताने से पहले आई थिंक फ्रेंड्स मुझे ये टॉपिक पढ़ा देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। क्या है फ्रेंड्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। इस वेपर प्रेशर को, जो वेपर प्रेशर जैसे यहाँ ग्रेटर है यहाँ पे स्मॉलर है, तो वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो इसमें आप पहला फ्रेंड देख रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करता है, मतलब जो हमने सॉल्वेंट लिया है, मान लीजिए जैसे ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे हमने यहाँ तो पानी ले लिया है, आप सपोज कर लीजिए फ्रेंड्स कि 2 बर्तन लिए जाएं, एक में भर दिया जाए ईथर। क्या भर दिया जाए फ्रेंड्स, एक में मान लीजिए भर दिया जाए ईथर और एक में भर दिया जाए एल्कोहल। क्या भर दिया जाए फ्रेंड्स, एल्कोहल। एक में ईथर और एक में एल्कोहल। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि ईथर के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, वीकर होता है। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, वीकर होता है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्गर होता है। दैट्स वाई जब आप इसको गर्म करते हैं तो ईथर के पार्टिकल जो है आसानी से क्या होते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। मतलब वेपर प्रेशर वेपराइज होंगे तो सिंपल सी बात है, वेपर प्रेशर भी यहाँ ग्रेटर होगा। और एल्कोहल में ये देखिए यहाँ सॉल्वेंट का नेचर अलग है, ये अलग सॉल्वेंट है, ये अलग सॉल्वेंट है। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल क्या होते हैं फ्रेंड्स, कम वेपोराइज होते हैं। जैसे आपने सोल्यूशन केस में देखा था, कम वेपोराइज होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वेपर प्रेशर भी कम लगता है ना फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब नेचर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, पहला रीजन हो गया। और दूसरा क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह से प्रभावित करता है उसको देखिए। आपने फ्रेंड देखिए, अभी मैंने टेम्परेचर केस में बताया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे 130 डिग्री सेंटीग्रेड बताया आपको कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं, है ना फ्रेंड्स, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे भाप के पार्टिकल उतनी ज़्यादा संख्या में बढ़ते चले जाएंगे, है ना फ्रेंड्स। जैसे आपने देखा कि इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड कम थे, 130 डिग्री सेंटीग्रेड ऑटोमेटिक ज़्यादा हो गया। तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर का मान यदि ग्रो अप करते चला जाएगा तो वेपर पार्टिकल भी ज़्यादा निकलेंगे और रिटर्न बैक होकर के वह वाटर लेवल के ऊपरी सतह जो होती है वाटर लेवल की, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब टेम्परेचर पे भी यह वेपर प्रेशर डिपेंड करता है।
तीसरा है प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में आपने देख ही लिया शुगर के केस में कि जैसे नॉन सोल्यूटाइल यहाँ पर डाल दिया गया, उसके डालने से ऑटोमेटिक इसका जो वेपर प्रेशर क्या हो गया, घट गया। तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिक्रीजेज द वेपर प्रेशर ओके ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों हो गया। अब उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या देखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझना है। ये टॉपिक हमारा बच्चा है, इसको समझ लेते हैं, फिर इधर राउल्ट्स लॉ में आएंगे, डेरिवेशन पे आएंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक फ्रेंड्स अभी तक जितना मैंने आपको बतलाया आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। सॉल्यूशन चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो पहले मैंने आपको क्या बताया, व्हाट विल बी रिक्वायर हियर टू नो व्हाट इज ऑस्मोसिस। पहले हम फ्रेंड जानते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, जिसके बारे में आप जानते हैं कि ऑस्मोसिस दो प्रकार का भी होता है ना फ्रेंड। एक होता है एक्सो ऑस्मोसिस और दूसरा होता है एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो सपोज कर लीजिए फ्रेंड मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। मान लीजिए एक बर्तन मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ पर भी एक बर्तन मैंने लिया। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, और मान लीजिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स क्या ले लिया, चना ले लिया, एक किशमिश ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या ले लिया, किशमिश ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, किशमिश ले लिया। तो किशमिश लेने के बाद फ्रेंड्स क्या होगा, आप जरा सोचिए कि यदि पानी में बाहर मैंने क्या लिया था फ्रेंड्स, वाटर लिया था और यहाँ पर मैंने क्या लिया था फ्रेंड, किशमिश लिया था। क्या लिया था, किशमिश। ठीक है फ्रेंड्स, किशमिश लिया था। और फ्रेंड्स जैसे ही हम पानी में किशमिश को डाल देते हैं, कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, तो हम ये देखते हैं कि किशमिश जो है फूल जाती है, फूल करके अंगूर बन जाती है ना, फूल जाती है और वह ग्रेप में चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब है कि बाहर से पार्टिकल इसके अंदर एंटर किए और अंदर जा करके क्या किए, वाल प्रेशर डालें, जिसकी वजह से फूल गया और फूल करके क्या बन गया, अंगूर बन गया। क्या बन गया फ्रेंड्स, अंगूर या ग्रेप में ट्रांसफॉर्म हो गया। और वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें फ्रेंड्स, है ना, तो एक चीज, हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो प्रोसेस होगी इसको बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस, क्योंकि यहाँ पर वाटर पार्टिकल्स क्या या सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो ये कहलाती है एंडो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस में फ्रेंड हम क्या करते हैं, मान लीजिए बाहर में हमने शुगर सोल्यूशन लिया है। क्या लिया फ्रेंड, कंसंट्रेटेड, मतलब गाढ़ा एकदम शुगर सोल्यूशन लिया है। क्या लिया फ्रेंड, शुगर सोल्यूशन लिया है। और गाढ़ा शुगर सोल्यूशन लेने के बाद मान लीजिए फ्रेंड्स इसमें मैंने ग्रेप को डाल दिया है, अंगूर को डाल दिया है। क्या डाल दिया फ्रेंड्स, अंगूर को डाल दिया। तो फ्रेंड्स आप जान रहे हैं कि अंगूर के अंदर का जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा क्या है, डाइल्यूट है, हल्का है। तो क्या, और बाहर में गाढ़ा सोल्यूशन है, तो यहाँ से पार्टिकल इसके जो शुगर क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर होगा, वो क्या करेगा, बाहर अंदर से बाहर आना चालू कर देगा, जिसकी वजह से पिचक जाएगा और पिचक करके फिर से किशमिश बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा कि एक तरफ सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स थे वो बाहर अंदर से बाहर की तरफ आए और दूसरा बाहर से अंदर की तरफ चले गए। तो यहाँ बाहर आ रहे हैं इसलिए एक्सो ऑस्मोसिस कहलाएगा। तो पहले हम समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्मोसिस क्या होता है, फ्लोइंग ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए फ्रेंड्स, ये जो इनका जो बाहरी छिलका है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब अर्ध पारगम में झिल्ली है ना फ्रेंड्स। मतलब जैसे चने में पानी घुस गया तो फिर चने में से पानी नहीं निकाल सकते हैं आप, है ना फ्रेंड, सेमी परमिएबल है, सिर्फ एक तरफ का रास्ता है। तो उसी तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि इसके अंदर ये जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही फ्रेंड, इसी मेम्ब्रेन को क्या बोला जाएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाएगा फ्रेंड, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है फ्रेंड, तो फ्लोइंग ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पानी हल्का था, लोअर कंसंट्रेशन था, हायर कंसंट्रेशन की तरफ गया थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये कहला है हमारा ऑस्मोसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑस्मोसिस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब ये फ्रेंड्स जो ऑस्मोसिस की क्रिया हो रही है, इस ऑस्मोसिस की क्रिया को
रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसको हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा भी समझने की कोशिश करते हैं, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। जैसे फ्रेंड मान लीजिए मैं अब यहाँ पे क्या देखने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने क्या बताया फ्रेंड, ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस क्रिया को रोक दे। ऑस्मोसिस क्रिया को रोकने के लिए जो प्रेशर इंप्लीमेंट किया जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। मान लीजिए फ्रेंड मैंने एक बर्तन ले लिया, एक बर्तन ले लिया और इसके बीचों बीच मान लीजिए फ्रेंड्स मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया। क्या लगा दिया फ्रेंड, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है फ्रेंड, और मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे मान लीजिए मैंने सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया फ्रेंड, शुगर सॉल्यूशन या सॉल्यूशन ले लिया, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने फ्रेंड्स सिर्फ वाटर ले लिया, प्योर सॉल्वेंट ले लिया। क्या ले लिया फ्रेंड, सॉल्वेंट ले लिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फ्रेंड कि प्योर सॉल्वेंट क्या करेगा, चूंकि इसकी डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन कम है तो ये क्या करेगा, सॉल्यूशन की तरफ मूव करना चालू कर देगा। ठीक है फ्रेंड, जिसकी वजह से इसका लेवल कम होने लगे, इसका लेवल क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस क्रिया को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि इस क्रिया को ये जो क्रिया हो रही है ऑस्मोसिस क्रिया, इसको रोकने के लिए जो बाहर से प्रेशर डाला जाएगा, बाहर से क्या किया जाएगा फ्रेंड, प्रेशर डाला जाएगा। मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर पिस्टन लगा दिया गया। क्या लगा दिया फ्रेंड्स, मान लीजिए यहाँ पर पिस्टन लगा दिया, फिर पिस्टन लगा के उसको पिस्टन जो लगा उसको दबाते हैं तो क्या होती है, ऑस्मोसिस क्रिया रुक जाती है। तो लगाया गया इसी प्रेशर को जो ऑस्मोसिस क्रिया को रोक देती है, इसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक यहाँ तक का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए फार्मूला डिराइव करते हैं। तो व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस चीज को हम समझते हैं फ्रेंड। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि जब मैंने दो बर्तन शुरू में लिए थे, याद करिए जब मैंने दो बर्तन लिए थे फ्रेंड्स, तो एक में मैंने क्या भरा, मैं हल्का सा बना के ही बता देता हूँ फ्रेंड्स एक बार फिर से, कि जैसे मान लीजिए मैंने दो बर्तन लिए थे फ्रेंड्स, तो एक में मैंने सिर्फ क्या लिया था, सॉल्वेंट लिया था, याद है, एक में सॉल्वेंट लिया था और एक में सॉल्यूशन लिया था। तो आपने देखा था फ्रेंड्स कि यहाँ पर वेपर पार्टिकल क्या होते हैं, सोल्यूशन में कम बने, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर कम था और यहाँ पर प्रेशर क्या था फ्रेंड, ज़्यादा था। तो सॉल्वेंट की अपेक्षा सोल्यूशन में वेपर प्रेशर क्या हुआ, कम पाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्यों पाया गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, डेरिवेशन के रूप में देखते हैं, समझते हैं, है ना फ्रेंड्स। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए फार्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स राउल्ट जी ने इस पर स्टडी किया और अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ये टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन में ही पाया जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट देखिए फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि ए फॉर सॉल्वेंट, ए फॉर सॉल्वेंट और बी फॉर सोल्यूट। ठीक है फ्रेंड्स, और जब सॉल्यूशन की बात होगी फ्रेंड, तो सॉल्यूशन का मतलब हमारा क्या हो जाता है, ए प्लस बी। ठीक है फ्रेंड्स, ए प्लस बी। तो क्या बताया जा रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए फ्रेंड्स वेपर प्रेशर, प्रेशर को मैंने पी से शो किया, आप सॉल्वेंट की बात हो रही थी इसको मैंने ए से शो कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन मतलब ये किस में पाया जा रहा है फ्रेंड्स, ये प्रेशर का सॉल्यूशन, मतलब ये सॉल्वेंट का प्रेशर ये इक्वल होगा किसके, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को, उसको मैं सिर्फ पी से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
किसके, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, इसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। और ये सॉल्वेंट किस में मौजूद पाया जा रहा है, सोल्यूशन में मौजूद पाया जा रहा है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इस तरह से लिख देता हूँ PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XA। और फ्रेंड्स यदि मैं इसको हटाता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चिन्ह को, तो क्या लग जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कांस्टेंट लग जाएगा, तो K इंटू XA हो जाएगा। ये मान लीजिए फ्रेंड्स इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, एनी डाउट। तो उसके बाद हमको क्या करना है फ्रेंड्स, हमको XA की वैल्यू चाहिए और PA, इन दोनों को चेंज किया जाए। XA की फिगर को 2 बार चेंज किया जाएगा, XA के फिगर को 2 बार चेंज किया जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम बोलेंगे फॉर प्योर सॉल्वेंट, फॉर प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के लिए फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा कि XA की जो वैल्यू होगी यह वैल्यू 1 होती है, और जब प्योर की बात होगी तो जो PA है वह ट्रांसफॉर्म हो जाएगा P0A, जिसे कुछ लोग P0A भी बोलते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो P0A भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स तो PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0A। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी इस वैल्यू को क्या करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, पुटिंग above वैल्यूज इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में फ्रेंड हम रखते हैं और देखते हैं कि फिगर आगे कहाँ तक जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा PA की जगह क्या हो जाएगा फ्रेंड, P0A, जिसे P0A भी बोला जा सकता है, मैंने आपको बतलाया। और ये हो जाएगा K इंटू XA की वैल्यू 1 होगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो P0A की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, K आ जाएगी। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3 से देखिए फ्रेंड्स कि यदि दोनों को ध्यान से देखा जाए, मतलब K की वैल्यू को बोला जाए तो K की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया जाए, सिंपल सी बात है। K की वैल्यू को यदि मैं पुट करता हूँ, K की वैल्यू क्या है फ्रेंड, P0A। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 थोड़ा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये PA इज इक्वल टू K की जगह हमारा क्या आ जाएगा, P0A इंटू XA। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे, मैंने आपको बताया XA की वैल्यू को 2 बार चेंज करना है, तो एक बार तो हो गया, अब दूसरी बार करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं हटा देता हूं फ्रेंड्स, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको आगे अटेम्प्ट कर देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, अब आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ऊपर में इसको मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूं फ्रेंड्स। तो इफ मोल फ्रैक्शन of solute B XB, देन फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला है, यहाँ फार्मूला होता है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इन दोनों को जो सम होता है वह 1 के इक्वल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एक फार्मूला है। तो इससे फ्रेंड्स यदि मैं XA की वैल्यू निकालूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अभी इस वैल्यू को ले जाकर कहाँ डालना है, इक्वेशन नंबर 4 में, इस XA की जगह इसको पुट करना है। ठीक है फ्रेंड, XA की जगह पुट करना है, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4 में पुट करते हैं फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, PA इक्वल टू P0A या P0A इंटू XA की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस XB। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक फिगर आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे ये PA इक्वल टू करूँगा तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P0A माइनस P0A इंटू XB के बराबर हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। और यदि हम इसको इधर ले आते हैं, साइड चेंज करते हैं, तो P0A इंटू XB इज इक्वल टू P0A, और ये प्लस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस PA हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब देखिए यदि मैं XB निकालता हूँ तो ये हो जाएगा P0A माइनस PA अपान P0A या P0A। तो फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो ऊपर वाला टर्म है P0A माइनस PA, इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं फ्रेंड,
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है फ्रेंड्स, और जो पूरा है P0A माइनस PA अपान P0A अपान A, इस पूरे को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है फ्रेंड, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दिस इज राउल्ट्स लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दिस इज राउल्ट्स लॉ। ठीक है फ्रेंड, तो ये पहला डेरिवेशन हमारा कंप्लीट होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, जो मैंने आपको बतला दिया। उसके बाद हम दूसरी टॉपिक देखेंगे फ्रेंड्स, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। इसको देखते हैं फ्रेंड्स, अगली टॉपिक। अगली टॉपिक क्या है फ्रेंड, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अगली टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ molecular mass of non-volatile solute, of non-volatile solute। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रॉम relative lowering in वेपर प्रेशर। ठीक है फ्रेंड्स, वेपर प्रेशर में जो रिलेटिव लोअरिंग है उससे हमको क्या करना है, जो नॉन वोलेटाइल है उसके मॉलिक्यूलर मास की क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे और ये फार्मूला हमको प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इसका डेरिवेशन किया जाए। तो फ्रेंड्स, अभी आपने क्या देखा कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ आपने देखा XB इज इक्वल टू P0A माइनस PA अपान P0A, ये हमारा क्या था, राउल्ट्स लॉ था। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड्स आप ये जानते हैं कि सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वह क्या होगा, सॉल्यूट के मोलों की संख्या के अपान कुल मोलों की संख्या के ऑफ द सॉल्यूशन, ये इक्वल होगा। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, चूंकि यहाँ पर Na Nb फिगर आ रहा है तो आप फार्मूला जानते हैं फ्रेंड्स कि N इक्वल टू W/m होता है, मतलब मास अपान मॉलिक्यूलर मास, है ना। मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपान मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या करते हैं, दो तरह से चेंज करते हैं, है ना। पहले हम Na की वैल्यू निकालते हैं, चूंकि Na भी आया है, Nb भी निकाल लेते हैं। तो इस फार्मूले के हिसाब से करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, WA अपान MA, और यहाँ हो जाएगा WB अपान MB। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड जरा सोचिए, अब इस वैल्यू को यदि मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो ये फार्मूला थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा फ्रेंड, तो जरा सोचिए ये हमारी वैल्यू क्या आएगी, मान लीजिए ये XB की वैल्यू निकलती है, तीनों फिगर आपस में बराबर है, XB की वैल्यू इसके बराबर है और इसकी वैल्यू, अब देखिए वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, NB की जगह इसको रखूंगा मैं WB अपान MB पूरे का अपान Na मतलब WA अपान MA प्लस WB अपान MB। ठीक है फ्रेंड, तो ये XB बराबर इतना हो गया। सपोज कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, और चूंकि आप जान रहे हैं कि XB का मान इसके मान के बराबर भी है, अर्थात रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बराबर भी है। अर्थात फ्रेंड्स यदि मैं XB की जगह इसको डालूं तो P0A माइनस PA अपान P0A ये बराबर हो जाएगा क्या, WB अपान MB और पूरे का अपान WA अपान MA प्लस WB अपान MB के क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब चलिए अभी इसके आगे की एक्टिविटीज को हम देखते हैं, डेरिवेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक हो गया, अब इसके आगे की स्टेप है ना, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। फ्रेंड डाइल्यूट सोल्यूशन में आप जानते हैं कि नंबर ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं, कम होते हैं इन द कंपेरिजन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब पानी वहाँ ज़्यादा होता है, सोल्यूट की संख्या कम होती है, जिसकी वजह से
सॉल्यूट के मोलों की संख्या बहुत ही कम होगी देन सॉल्वेंट। मतलब इसमें आप बोल सकते हैं कि फ्रेंड WB/MB की जो संख्या होगी यह वेरी लेस होगी, है ना, देन WA/MA। ओके फ्रेंड, देन इग्नोरिंग WB/MB, यदि इसको मैं इग्नोर करता हूं फ्रेंड्स, इस जो सर्कल मैंने बना रखा है यदि उस वैल्यू को इग्नोर करते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, तो ये हमारा फार्मूला क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, P0A माइनस PA/P0A इज इक्वल टू WB/MB पूरे का अपान प्राप्त होगा फ्रेंड्स क्या, WA/MA। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके आगे यदि हम यहीं पर करना चाहें, समझना चाहें, तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि नीचे वाला जो फिगर है क्या हो जाएगा, पलटी खा जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा P0A माइनस PA/P0A इज इक्वल टू WB/MB, और ये फ्रेंड्स पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, MA/WA। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको फ्रेंड्स क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, MB निकालना है। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स साइड चेंज करेंगे और MB का फार्मूला प्राप्त करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आगे ले चलते हैं इसको। यदि MB बराबर निकालना पड़े, है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़े, तो फ्रेंड्स MB इधर जाएगा तो ये पूरा क्या होगा, उधर जाके पलट जाएगा। मतलब ये WB/MA/WA ये तो हमारा रहेगा ही, इसको छोड़ करके ये इधर चला गया, तो ये वाला फिगर जब उधर जाएगा तो पूरा पलट जाएगा। मतलब फ्रेंड क्या हो जाएगा, P0A/P0A माइनस PA। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप ये फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। आइए एक बार मिला लेते हैं फ्रेंड्स, WB/MA इंटू P0A डिवाइडेड बाई P0A माइनस PA इंटू WA, मतलब हमारा सही फार्मूला प्राप्त हो गया। तो फ्रेंड्स आपने देखा रिलेटिव ऑफ लोअरिंग प्रेशर से हमने दो डेरिवेशन किया, है ना, पहला ऊपर आपको राउट्स लॉ की डिफिनीशन के रूप में भी आया और दूसरा कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास के रूप में आया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसी फार्मूला पे है, उस फार्मूले को लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। गिवन डेटा के रूप में मैं यहाँ लिख दूंगा फ्रेंड्स, जो भी डेटा यहाँ पे मौजूद है ना फ्रेंड्स। क्या बोला जा रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ एनी वोलेटाइल सॉल्यूट एट इतना टेम्परेचर इज इतना। ओके फ्रेंड्स, देखिए 5% एक्वस सोल्यूशन बात हो रही फ्रेंड, क्या हो रही है, 5% एक्वस सोल्यूशन की बात की जा रही है, एक्वस सोल्यूशन की। ठीक है फ्रेंड, 5% एक्वस सोल्यूशन। 5% एक्वस सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि फ्रेंड यदि 100 ग्राम का यदि आपका सोल्यूशन है तो उसमें 5 ग्राम जो है उसमें सॉल्यूट घुला हुआ है। मतलब इसके हिसाब से फ्रेंड्स यदि मैं इसको समझूं तो अपने को क्या डिसीजन मिलेगा, 5 ग्राम जो है इसमें क्या है, सोल्यूट है, 5 ग्राम सोल्यूट है ना फ्रेंड्स, और तो 95 ग्राम इसमें क्या है फ्रेंड्स, सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट है, पानी की मात्रा 95 ग्राम है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था अभी कि A फॉर सॉल्वेंट होता है, अभी मैंने आपको बतलाया था, और B फॉर क्या होता है फ्रेंड्स, सोल्यूट होता है। क्या होता है, सोल्यूट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस हिसाब से फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख रहे हैं सॉल्यूट का मास इतना है, सॉल्यूट का मास इतना है, इस अर्थात सॉल्यूट की बात हो रही है, B की बात हो रही है, इसके मास मतलब वेट की बात हो रही है, तो ये अपने को WB दिया हुआ है। तो WB बराबर कितना मालूम है, 5 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, WB बराबर कितना मालूम है, 5 ग्राम। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ये क्या, WB इक्वल टू 5 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर सॉल्वेंट मतलब A, इसका जो वेट है, इसका जो मास है वो कितना है फ्रेंड, 95 ग्राम, ये तो अपने को मालूम है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ देखिए फ्रेंड्स कुछ डेटा यहाँ पर दिया गया है, जैसे वेपर प्रेशर दिया है फ्रेंड्स 745 mm और यहाँ पर दिया है 760 mm, क्वेश्चन में दिया गया है फ्रेंड्स। तो आपको ये भी मालूम है यहाँ पर क्या, P0A की वैल्यू मालूम है 760 mm, है ना फ्रेंड्स, और PA की वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया गया है 745 mm। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको दिया गया है। वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जलीय विलेन बनाया गया, मतलब
पानी में क्या किया गया, सॉल्यूट को डाला गया, तो पानी के जो मोलों की पानी का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है उसको निकालने की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए फ्रेंड, हमने WA निकाल दिया, WA पता चल गया, WB वो भी निकल गया, MA अभी अब मालूम नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, जिसको हम क्या बोलेंगे, MA। वाटर का निकाल रहे हैं, सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं फ्रेंड, तो वाटर में जान रहे हैं क्या होता है, H2O होता है, क्या होता है फ्रेंड, H2O होता है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा, 2 × 1 + 16 कितना हो जाएगा फ्रेंड, 2 × 1 + 16 जोड़ने हमारा कितना आएगा, 18। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा होगा, और रफ में आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं कि अब हमको सारा डेटा मालूम हो गया, और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब आपसे क्या पूछा जरा फ्रेंड्स, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब सारे डेटा मालूम है, वैल्यू को उठाते हैं, इस फार्मूले में पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये वैल्यू तो नोन है, गिवन डेटा, इनको रखेंगे तभी आगे कैलकुलेट हो पाएगा। तो देखते हैं, MB = WB की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी है, 5 ग्राम, MA अभी हमने निकाला 18 अपान WA फिर आ गया, तो WA हमारा वही, सॉरी WB है था, ये WA है नीचे, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 95 इंटू P0A या P0A जिसकी वैल्यू 760 दी गई है, और यहाँ पर 760 माइनस PA की वैल्यू कितनी है, 745। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारी वैल्यू मैंने पुट कर दिया है, बस कैलकुलेट करके हमको आंसर निकालना है। तो आई थिंक फ्रेंड आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, तो आइए इसकी कैलकुलेशन को करते हैं, है ना फ्रेंड्स, कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे अभी तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा, है ना, तो चलिए कर लेते हैं। जैसे 18 5 जा क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड, 19 अपान 95 इंटू 760 अपॉन, इसको घटाएंगे फ्रेंड्स कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, एनी डाउट, 15 आएगा। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड, डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे 15 1 जा 15, 15 6 जा 90। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो काम हो गया। अब 5 से इसको काटना चाहेंगे तो इससे ये कैंसिल हो सकता है, जैसे 5 1 जा 4 बचा तो 45 हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, 5 9 जा 45। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं तो 5 1 जा 2 बचेगा 26 हो जाएगा, तो 5 5 जा 25, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 5 2 जा, है ना फ्रेंड्स, 5 2 जा हो जाएगा, 5 1 जा 2 बचा 26 हो गया, 26 हो गया, 5 5 जा 25, 1 बचा तो 10 हो गया, 5 2 जा 10। तो यहाँ तक फ्रेंड्स हमारा आ गया। अब हमको ये दिखाई दे रहा है कि फ्रेंड्स डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इनका मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। 6 2 जा 12 करी लगा हमारा 1, और 6 5 जा 30 और 1 31 करी लगा 3, सॉरी फिर से 6 2 जा 12 करी लगा 1, 6 5 जा 30 और 1 31 करी लगा 3, और 6 1 जा 6 और 3 9 अपान 19। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं कितना आएगा। अलग से करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कितनी बार जानना चाहिए, 8 बार ले जाते हैं, है ना, 4 बार ले जाते हैं, कितना हो जाएगा, 19 2 जा 38 और 76। ओके, 19 5 जा आप जान रहे हैं फ्रेंड्स, 95 ज़्यादा हो जाता है तो हमको 4 बार ही ले जाना पड़ेगा, है ना फ्रेंड्स। 4 बार ले जाएंगे तो 4 9 जा कितना हो जाएगा, 36 कैरी लगा 3, और 4 1 जा 4 और 3 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए 11 में से 6 गया कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 8 में से 7 गया 1, और ये 2 उतर जाएगा। ठीक है, अब आगे कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, हम आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाएगा। तो 8 बार लगभग कोशिश करते हैं ले जाने की, 8 बार ले जाते हैं तो 8 9 जा 72 करी लगा 7, और 8 1 जा 8 और 7 15, ये हमारा आ जाएगा कैंसिल होकर, मतलब ये कितना आ जाएगा फ्रेंड, 48 AMU अपने को प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।